शुभम जब तू रेडी है मुझे बता, तक मैं शुरू करूं कहानी अपनी। यस सर, आई एम रेडी। ठीक है। सो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे को नेविगेशन के अंदर में अपनी पोजीशन निकालनी है, और पोजीशन निकालने के लिए हमने ये सोचा कि क्यों ना पहले सूरज चांद सितारों की पोजीशन आसमान में सेलेस्टियल स्फीयर में डिफाइन कर ले। इस बात को समझते हुए हमने 3 सिस्टम्स बनाए, एक्लिप्टिक सिस्टम, इक्विनोक्शियल सिस्टम और होराइजन सिस्टम। तीसरा सिस्टम जो था होराइजन सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम जिसके बारे में हमने डिटेल में बात भी करी। उस होराइजन सिस्टम में हमने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई। हमने अपने ऑब्जर्वर को धरती से उठा के आसमान में सेलेस्टियल स्फीयर में सूरज चांद सितारों के बीच में भेज दिया था। जब सूरज चांद सितारों के बीच में भेज दिया तो उसने वहां पर जाके जो भी चीज देखी उसको हमने एक रैशनल होराइजन में उतार लिया था। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। ये जो रैशनल होराइजन था फॉर एनी ऑब्जर्वर, ये वो चीज थी कि वो ऑब्जर्वर जब आसमान में पहुंच गया, वो जहां तक देख पाया उसका एक खाका था, एक सिनेरियो था। सो फॉर एग्जांपल, हमारा ऑब्जर्वर नॉर्थ हेमिस्फीयर पे था और कुछ ऐसी किसी बॉडी की, सन की बात कर लेते हैं समझाने के लिए। एक रैशनल होराइजन हमने बनाया डिपेंडिंग ऑन द लैटिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर एंड द डेक्लिनेशन ऑफ द बॉडी। अब हमने क्या समझा, इस थ्योरी के हिसाब से हमने कहा लेट्स से सन यहां पर हो एट एनी गिवन टाइम। जब सन यहां पर हो तब हमने जेनिथ से एक वर्टिकल सर्कल ड्रॉ किया जो यहां तक गया, और फिर हमने पीजेड एक्स को जोड़ दिया। इस वाली डिस्टेंस को हमने नाम दिया ट्रू ऑल्टीट्यूड का, और इस वाली डिस्टेंस को नाम दिया जेनिथ डिस्टेंस का। क्या ये बात सही है? यस सर, सही है, बिल्कुल सही है। अल्टीमेटली हमने एक तरीका सीखा कि कैसे इस पी जेड एक्स को सॉल्व करना है, और पी जेड एक्स को सॉल्व करके हम एंगल पी निकाल सकते हैं, एंगल जेड निकाल सकते हैं, छोटा पी निकाल सकते हैं, छोटा जेड निकाल सकते हैं, छोटा एक्स निकाल सकते हैं, एंगल एक्स निकाल सकते हैं। क्या ये बात सही? सही है सर। अब हमने ये थ्योरी तो बना ली थी, अब पीजेड एक्स ट्रायंगल पे पहुंचने के लिए अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, हमारे को एक वैल्यू ट्रू ऑल्टीट्यूड ऑफ बॉडी की चाहिए होती है। क्या ये बात भी सही है? अब ट्रू ऑल्टीट्यूड ऑफ बॉडी कैसे आएगी, सारा गेम उसी बात को लेकर था। हाउ टू गेट दी ट्रू ऑल्टीट्यूड ऑफ बॉडी, ये थ्योरी तो हमने बना ली थी। अब इस ट्रू ऑल्टीट्यूड ऑफ बॉडी को कैलकुलेट करने के लिए, समझने के लिए हमने एक इक्विपमेंट बनाया जिसका नाम था सेक्सटेंट। जब सेक्सटेंट हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और उससे जब हमने ऑब्जर्वेशन ली तो हमारे को उससे सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड मिला। सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड और ट्रू ऑल्टीट्यूड में फर्क था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड एंड द ट्रू ऑल्टीट्यूड, जिसकी हमने कल्पना की थी, जिसकी हमने थ्योरी बनाई थी। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा विरोधाभास था। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यानी कि एक बार दोबारा समझाता हूं, हमें चाहिए था ट्रू ऑल्टीट्यूड, बट जो इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया वो उसने हमें डायरेक्टली ट्रू ऑल्टीट्यूड नहीं दिया। जब उसने डायरेक्टली ट्रू ऑल्टीट्यूड नहीं दिया, जो ऑल्टीट्यूड उसने हमारे को दिया उसमें और ट्रू ऑल्टीट्यूड में कुछ डिफरेंस था। ये जो डिफरेंस था
वहां तक की जर्नी के लिए हमने कुछ करेक्शंस लगाई. वी अप्लाइड certain corrections to the sextant altitude to get to the true altitude. क्या ये बात समझ में आई? यस सर. Yes, sir. कौन सी करेक्शंस लगाई हमने? नंबर 1 सर डिप करेक्शन. अभी आ रहा हूं समझाता हूं. हमने लगाई इंडेक्स एरर, हमने लगाई डिप, हमने लगाई रिफ्रैक्शन. सर वी करेक्शन. नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. रिफ्रैक्शन, सेमी डायमीटर, पैरेलैक्स, रिफ्रैक्शन, सेमी डायमीटर, पैरेलैक्स. कुछ भूल रहा हूं मैं? सर इन सबको हटा के हम टोटल करेक्शन भी लगा सकते हैं ना, एक इंडेक्स आऊंगा, एरर. उसी पर भी आऊंगा, लेकिन अभी पहले सिस्टमैटिक हम समझ लेते हैं, फिर उसकी भी बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट टोटल करेक्शन ऑल्सो. मैं सब ये पूछ रहा हूं, कुछ भूला तो नहीं मैं? बस ठीक है. सो दीज आर द करेक्शंस जो हमने लगाई और ट्रू ऑल्टीट्यूड तक हम पहुंच गए. जब ट्रू ऑल्टीट्यूड हमारे को मिल गया, अभी आऊंगा कैसे मिला, विल अंडरस्टैंड ऑल दैट. और ट्रू ऑल्टीट्यूड मिलने के बाद हम वापस से pzx पे पहुंच गए. pzx को सॉल्व किया विद एक्स वाई जेड तरीके से. किसके लिए क्या तरीका अपनाया वो भी बताऊंगा, बट उस तरीके से सॉल्व करने के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे, एक पोजीशन लाइन पे पहुंचे. वो हमारी एक जर्नी रहेगी. तो बेसिकली आज मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने इनिशियल पढ़ाया था और आज जो पढ़ाने वाला हूं, उसको मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इज अल्टीमेटली आई विल बी रीचिंग टू द pzx ट्रायंगल जो हम पहले पढ़ चुके हैं. अब एग्जैक्टली pzx ट्रायंगल पढ़ के हमने क्या निकाला, क्या समझा, वो सब्सिक्वेंटली लेक्चर में हम पढ़ेंगे. बट आज के लिए या अगले 2-3 दिन की मैं बात करूं, दिस विल बी माय टॉपिक to teach, and we will be doing a lot of numericals based on this first. पहले हम इसी की बात करेंगे सारों की 2-3-4 दिन, और फिर उसके बाद अगले 1 महीने तक जो अंकित कह रहा है टोटल करेक्शन की बात करेंगे. क्या ये बात समझ में आती है? यस सर. ठीक है. सो टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट ऑल दीज करेक्शंस applied on to the sextant altitude to come to the value of true altitude, and that true altitude value we will apply to get this small p and enter into the pzx triangle. बस इतनी सी बात है. क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी. Yes, sir. ठीक है. सो एक्चुअली हमारे को क्या समझना है कि इंडेक्स एरर क्या होता है, डिप क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, सेमी डायमीटर क्या होती है, पैरेलैक्स क्या होती है, और कौन सी बॉडी में कौन सी करेक्शन लगानी. बस इतनी सी बात है. तो हम वन बाय वन. सेक्शन से ले रहे हैं तो एच भी लगेगा ना? क्या लगेगा? हाइट ऑफ आई. बेटा वो लगा दो, डिप ही तो है वो. दैट इज कॉल्ड डिप. दैट हाइट ऑफ आई इज बेसिकली डिप. ठीक है. हाँ जी. अब एक बारी सब लोग एल्मनेक खोलो. फर्स्ट प्लीज ओपन द एल्मनेक. मेरी एल्मनेक कहाँ गई? हाँ, प्लीज ओपन द एल्मनेक. अब ये जो फ्रंट पेज है ना, उसका एकदम बैक साइड वाला, मतलब फ्रंट का बैक साइड खोलो. प्लीज ओपन. हाँ जी, सबने खोल ली? Yes, sir. Yes, sir. इसमें जो सेंटर टेबल है, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है? स्टार्स एंड प्लैनेट लिखा हुआ है. ऑल्टीट्यूड करेक्शन 10 डिग्री टू 90 डिग्री, सन स्टार प्लैनेट का टॉपिक डला हुआ है. और इसमें 3 टेबल्स दी हुई है, लेफ्ट साइड वाली, सेंटर वाली और राइट साइड वाली. सेंटर वाली टेबल देखो पहले. Correction वाली, sir.
करेक्शन तो बेटा सारी है, बट उसमें देखो स्टार्स एंड प्लैनेट लिखा हुआ है। यस सर, स्टार्स एंड प्लैनेट, है ना। इस स्टार्स एंड प्लैनेट के ऊपर ऐसे एरो डाल के लिख लो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन फॉर ऑल। पेंसिल से लिख लो या पेंसिल तो मर्जी तुम्हारी है, द वे यू वांट टू डू इट। तो लिखो इस ये पे हम रिफ्रैक्शन फॉर ऑल। सर ये हम एमएमडी के उसमें लेके जाएंगे तो वो ये नहीं बोलेंगे क्यों लेके लाए हो तुम? अभी तो मालिक मैंने कहा वैसे लेके नहीं जाओगे, क्योंकि नॉर्मली एमएमडी खुद प्रोवाइड करती है ये सारी चीजें नॉर्मली। सर ये वाला पेज ही पूरी किताब देगी एमएमडी। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो आप पेज की बात कर रहे हैं वो ये वाला पेज है ना, फर्स्ट फ्रंट का, ये बैक साइड वाला। हाँ फ्रंट का बैक साइड वाला, करेक्ट। पेंसिल से लिख लो हमें अंकित, प्लीज राइट डाउन विद द पेंसिल, नो इश्यूज। और तो ये इसमें अलाउड नहीं होता होगा ना सर, अपने आप ले जाना ये सारी चीजें? सॉरी मैं समझा नहीं। मैं सर एल्मेनाक वगैरह हमें थोड़ा ना लेके जानी होती होगी वहां पे? देखो मैं वही बता रहा हूँ, सुन मेरी बात आकाश। एक्चुअली में फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी ये है कि जितनी भी पब्लिकेशन तुम्हारे को जरूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल एल्मेनाक, नूरीज टेबल, वेदर कोड, हिंडशिप पर्टिकुलर्स, एक्स वाई जेड, जो भी चीजें वो सारी एमएमडी देती है। बट हो सकता है ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू सर्टेन गाइडलाइंस, दे मे नॉट बी गिविंग यू नाउ। ये एक पॉसिबिलिटी है। आई बात समझ में आकाश? ओके सर। सो आई डोंट नो जब तुम्हारा टाइम आएगा तब सिचुएशन क्या होगी। ओके सर। अदरवाइज नॉर्मली ये एमएमडी की जिम्मेदारी है तुम्हें प्रोवाइड कराने की। यस सर। ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन रिफ्रैक्शन फॉर ऑल, यानी कि जहां पर स्टार्स एंड प्लैनेट लिखा हुआ है, ये पूरी टेबल में, चाहे वो सन हो, चाहे मून हो, चाहे स्टार्स हो, चाहे प्लैनेट्स हो, सभी की रिफ्रैक्शन करेक्शन कहां से पिकअप करनी है? यहां से पिकअप करनी है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, अब देखो स्टारबोर्ड साइड वाला टेबल है जिसपे डिप लिखा हुआ है, डिप की करेक्शन फॉर ऑल, मतलब सबके लिए। तो डिप इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी बॉडी, डिप इज अबाउट द हाइट ऑफ द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। सो डिप की करेक्शन यहां से पिकअप करनी है, स्टारबोर्ड साइड से। ठीक है, अब आ जाओ लेफ्ट साइड वाले कॉलम पे, लेफ्ट साइड वाला, सॉरी कॉलम कर रहा हूं, टेबल पे। लेफ्ट साइड वाले टेबल पे जहां पर सन लिखा हुआ है, उसमें 6-6 महीने का अंतराल दिया हुआ है। इफ यू कैन सी, अक्टूबर टू मार्च एंड अप्रैल टू सितंबर, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। क्या ये बात सही है? यस सर। लोअर लिम अपर लिम की बात की हुई है, वो भी मैं समझाऊंगा। अभी के लिए इसके ऊपर पेंसिल से लिख लो टोटल करेक्शन फॉर सन, राइट डाउन टोटल करेक्शन फॉर सन। हाँ जी, क्या ये बात समझ में आई? और जो स्टारबोर्ड साइड वाला पूरा पेज है, वो 0 to 10 डिग्री के लिए करेक्शंस दी हुई है। ठीक है, सेम चीज फंडा है, वो स्टारबोर्ड वाला पेज 0 to 10 डिग्री के लिए दिया हुआ है। बस मुझे अभी इसमें और कुछ नहीं दिखाना है। बाकी एक बार चलो मैं लास्ट पेज, एकदम पीछे पलटो, लास्ट मतलब एकदम एंड पे आ जाओ। एंड मतलब ये जो लास्ट का एंड है उसके अंदर वाले पेजेस। ये जो पूरा पेज है, दिस कंप्लीट पेज बिलोंग्स टू मून, यानी मून की कोई भी करेक्शन लगानी होगी, मून के क्वेश्चन में कोई भी करेक्शन, तो हम इस पेज पे आ जाएंगे, बात खत्म। अब इस पेज पे कब आएंगे, क्यों आएंगे, वो बहुत बाद में बताऊंगा। नहीं बहुत बाद में नहीं, 2 दिन बाद, या आज भी हो जाएगा शायद, आज पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द फंडा अबाउट कि ये करेक्शन हमारे को कहाँ दी हुई है। यस सर, ये लास्ट पेज में है 0 to 35 और 35 to 90 डिग्री, दो हाँ, पेज। 2 पेज में दी हुई, बिल्कुल ठीक है। तो ये हम मून के लिए इस पेज पे आएंगे, सिंपल सा फंडा है, मून के लिए हम इस पेज पे आएंगे। यस सर। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। अब कोई भी डेली पेज खोल लो, Yes, sir. कोई भी डेली पेज खोल लो। लेट्स ओपन द डेली पेज ऑफ द एल्मेनाक। लेट्स से 1 दिसंबर खोल लो, 1 दिसंबर वाला पेज खोल लो।
1 दिसंबर वाला पेज खोलो, उसमें स्टारबोर्ड साइड वाले पेज पे आ जाओ, 233 नंबर पेज जो है 233। यस सर। 233 में एकदम बॉटम पे आ जाओ, स्टारबोर्ड साइड वाले पेज पे बॉटम पे देखो सेमी डायमीटर लिखा हुआ है सन का 16.2। यस सर। यस तो सर। सन की 3 दिन की हम मोटा मोटी मान लेते हैं, वैसे ये मिडिल डे की दी होती है, इट इज ऑलवेज द मिडिल डे। 16.2 सेमी डायमीटर ऑफ सन दी हुई है तीनों दिन के लिए, ठीक है। तो सेमी डायमीटर ऑफ सन कहां से पिकअप करनी है? यहां से पिकअप करनी है। क्या ये बात समझ में आई? नहीं, Yes, लास्ट sir. वाला बताइए सर, ये वाला कहाँ पे था? Yes. डायमीटर वाला। तो 33 पेज पे आ जा, 233 ओके सर। एकदम बॉटम पे। हैव अ लुक ऑन द बॉटम ऑफ द स्टारबोर्ड साइड पेज, ओके सर। है ना। देखो सेमी डायमीटर ऑफ सन दिए 16.2, वो तीनों दिन के लिए एक ही दिए। देखो 3 दिन की वैल्यू दी है, 29 नवंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर ना। तो तीनों यस दिन के सर। लिए सन की जो सेमी डायमीटर की वैल्यू है वो 16.2 दी हुई है। ओके सर। सिमिलरली मून की जो सेमी डायमीटर की वैल्यू है वो 29 की अलग दी है, 30 की अलग दी है, 1 की अलग दी है, 14.9, 14.8, 14.8। क्या ये बात दिख रही है? हाँ सर। ठीक है। एक चीज और नोटिस करो इसके अंदर में जो मुझे अभी काम आएगी। मून वाले टेबल में एचपी लिखा हुआ है। देखो एचपी लिखा हुआ है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर नहीं, मतलब स्टार्टिंग नियरली स्टार्ट अपर में, टॉप में। ये सर लिखा है सर। डी के बाद हाँ, डी के बाद एचपी लिखा है। एचपी का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स। तो मून का हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स एक चीज होती है, मैं बताऊंगा क्या होती है, बट अभी के लिए बस क्योंकि मैंने पेज खुलवा दिया तो मैं दिखा रहा हूं। एचपी की जो करेक्शन है, एचपी की जो वैल्यू है वो डेली पेजेस में हर घंटे के हिसाब से दी होती है। इट इज गिवन टू अस फॉर एवरी आवर। क्या ये बात दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है। चलो, और जो भी चीज की हमें जरूरत पड़ेगी विल टॉक अबाउट इट लिटिल लेटर, बट मोटा मोटी जो मुझे समझाना है अभी के लिए ये काफी है। ठीक है, अब आ जाओ नूरिस टेबल पे। नाउ कम टू दी नूरिस टेबल। नूरिस टेबल ऐसी होती है। नूरिस टेबल चौड़ी सी सबसे मोटी सी किताब है हमारी। 432 आई थिंक। मेरी नूरिस टेबल में 453 पेज है, 453 पेज, जिसमें पैरेलैक्स ऑफ सन की वैल्यू दी हुई है। मेरी नूरिस में 453 पेज है। आप लोग ढूंढे जरा, सबकी बुक्स में थोड़ा सा हल्का हल्का सा फर्क रहता है। तो क्या ढूंढना है? पैरेलैक्स ऑफ मून। पैरेलैक्स ऑफ सन छोटा सा टेबल है, बहुत छोटा सा टेबल है, बिल्कुल नीचे बॉटम में दिया हुआ। ऑगमेंटेशन ऑफ द मून होगा उसी पेज पे, हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स होगा, रिडक्शन ऑफ द मून हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स होगा, सन दिया होगा। जैसे पैरेलैक्स ऑफ सन नीचे मीन एसडीवी है उसका साथ। हाँ, पेज नंबर बता बेटा, पेज नंबर बता जरा। 415। 415। ओके, 415 पे यस देखो सर, सब लोग। 415। यस सर, मेरे पे। मेरी नूरिस टेबल में इसको नॉटिकल टेबल भी कहते हैं। द होल बुक इज कॉल्ड एज नॉटिकल टेबल्स। एक नॉटिकल एल्मनैक है, एक नॉटिकल टेबल्स है।
नूरिज टेबल को ही नॉटिकल टेबल भी कहते हैं, ठीक है। मेरी वाली किताब में 453 पेज है, शायद आप लोगों की किताब में 415 वाला पेज होगा। यस सर, 415 है सर। मून, सन, मीन्स, सेमी डायमीटर, पैरेलैक्स ये दिया हुआ सब। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले नीचे आ जाओ, स्टारबोर्ड साइड में नीचे सन जहां पे दिया हुआ है, पैरेलैक्स, जो मैं पैरेलैक्स की बात कर रहा था, ये पैरेलैक्स, सन के पैरेलैक्स की जो करेक्शन है वो इस पेज पे यहां से निकालनी पड़ेगी, नॉटिकल टेबल से, नूरिज टेबल से। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ओके सर। ये जो मीन सेमी डायमीटर दिया हुआ है, ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं हल्की हल्की सी, तो लॉजिकली हम लोग यहां से ले सकते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट लेना हमारे को डेली पेजेस से चाहिए हमेशा। यानी कि जहाज पे जब हम काम करेंगे तो स्पेसिफिकली डेली पेजेस से जाकर ही सेमी डायमीटर की वैल्यूज पिकअप करेंगे। यहां से कर सकते हो, देयर कुड बी अ स्लाइट डिफरेंस, ठीक है। अब इसी पेज पे देखो, ऊपर एक कॉलम बना हुआ है, ऑगमेंटेशन ऑफ द मून सेमी डायमीटर। तो ऑगमेंटेशन क्या होती है मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए सब दिखा रहा हूं कि कुछ चीजें कहां पर दी हुई हैं, ताकि जब हम बात करूंगा मैं तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये चीजें कहां दी हुई हैं। तो जब हम एग्जैक्टली चीजें को फॉलो थ्रू करेंगे सिलेबस के अंदर में, तो हेजीनेस कम होगी, क्लैरिफिकेशन बढ़ जाएगी। सो ऑगमेंटेशन ऑफ द मून सेमी डायमीटर मिल गई सबको? यस सर। हाँ जी सर। उसके नीचे रिडक्शन ऑफ द मून्स हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स दिया हुआ है, रिडक्शन ऑफ द एचपी, ठीक है। यस सर। आई थिंक वी आर ओके विद दिस, अभी के लिए वी आर ओके, ठीक है। चलो ये 415 वाले पेज को ना कुछ वो लगा लो इस पे, अगर हो बुक मार्कर हो या फिर वो पोस्ट इट हो, कुछ लगा लो इस पेज के ऊपर, ताकि फटाक से खुल जाए, है ना। चलो बाकी मैं दिखाता रहूंगा इस पे और चीजें क्या है काम की, बट अभी के लिए टू स्टार्ट विद दिस विल बी ओके। हाँ जी, सब कंफर्टेबल है? यस सर। यस सर। तो मैं अपनी स्लाइड शेयर कर रहा हूं, और ये जो जर्नी है हमारी, पूरी जर्नी, कौन सी चीज क्यों लगानी है, कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, उस सारी की पूरी एक थ्योरी है। अब उस थ्योरी पे मैं डायरेक्टली नोट्स पे चल रहा हूं अपने, क्योंकि ये सारी चीजें तुम पढ़ चुके हो, सारी चीजें काफी आसान है, मैकेनिकल चीजें हैं, जहाज पे कर भी चुके हो। सो मुझे इसको डाइजेस्ट कराने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। सो आई एम डायरेक्टली मेक गोइंग टू द नोट्स। नोट से अपने नोट्स बनाना, स्लो एंड ग्रेजुअली स्पीड पिकअप करना नोट्स बनाने की, और फिर मूव ऑन करेंगे इसी पे, और कोशिश करेंगे आज ये थ्योरी जितनी खत्म हो सके लॉजिकली। मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, बट यस हमारा कोर्स भी खत्म करना है, ठीक है ना। हाँ जी, सब लोग स्लाइड देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो हमारे लिए मैंने पहले भी बताया था कि जब हम ब्रिज से बाहर देखते हैं तो हम कभी भी रैशनल होराइजन नहीं देख पाते। जब हम ब्रिज से बाहर देखते हैं तो हमारे को जो होराइजन दिखाई देता है उसको हम नाम देते हैं विजिबल होराइजन का। तीन तरह के होराइजन की हम बात करेंगे, पर अल्टीमेटली दिमाग में यही डालना, दो ही होराइजन होते हैं, एक विजिबल होराइजन, एक रैशनल होराइजन। जबकि मैं आज तीसरे होराइजन की बात करूंगा जरूर, जिसका नाम है सेंसिबल होराइजन। बट जिंदगी भर एक ही चीज याद रखना कि दो ही होराइजन होते हैं,
विजिबल होराइजन और रैशनल होराइजन ओनली। जो हमें ब्रिज से बाहर दिखता है उसको विजिबल होराइजन कहते हैं, और जो नहीं दिखता है उसी को रैशनल होराइजन कहते हैं। सिंपल सा फंडामेंटल ये है, ठीक है। नोट डाउन करें सर। हाँ, नोट डाउन करो प्लीज। ये जो विजिबल होराइजन होता है, जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा देखने का दायरा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा विजिबल होराइजन बढ़ता जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ा दूं? एक मिनट सर। हाँ ठीक है। वो टोपी टोपी पा के बैठा की गल है भाई? ठंड पै रही है, मीह पै रहे हैं? हाँ सर, ठंड ठंड लग रही है बहुत सर। हाँ जी सर। हाँ जी, आगे कर रहा हूँ। अब डायमेट्रिकली समझते हैं थोड़ा सा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। बेसिकली जो अभी हमने बात करी है, थोड़ा सा डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। ये अर्थ की सरफेस है। मान लेते हैं हमारा ऑब्जर्वर जो अर्थ की सरफेस पे ऊपर में खड़ा हुआ है, उसकी ये हाइट है। तो वो चारों दिशाओं में जहां तक देख पाएगा ये उसका होराइजन हो गया। और उसको समझेंगे कैसे? दिस इज विजिबल होराइजन। अब ये जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ये गोल दायरा बन रहा है धरती के स्फीयर के ऊपर। चारों तरफ 360 डिग्री जब ऑब्जर्वर जहां तक देख पाएगा, ये वो डॉटेड लाइन में विजिबल होराइजन पूरी अर्थ की सरफेस पे बन। ठीक है। यस सर। ओके। ये सब पूरा सर्कल बनेगा ना पीछे की तरफ भी सर, इतना एरिया? बेसिकली सर्कल, बिल्कुल सर्कल बनेगा कंप्लीट। यस सर। लॉजिकल सी बात है, हम अगर ब्रिज पे खड़े हो और 360 डिग्री घूमे तो 360 डिग्री पूरा दिखाई देगा हमारे को। तो बेसिकली वो एक सर्कल बन जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बेसिक। यस सर। हाँ जी, आगे कर दूंगे। ये सर। ओके, सॉरी। अब बात कर रहा हूं मैं सेंसिबल होराइजन की। दोबारा एक बात बोल रहा हूं, 2 ही होराइजन है हमें याद रखने हैं। एक विजिबल होराइजन है, एक रैशनल होराइजन है। तीसरे होराइजन की मैं बात जरूर कर रहा हूं, बट हमें वो याद नहीं रखना। सिंपल।
दैट इज कॉल्ड एज सेंसिबल होराइजन। अब ये क्यों हमने ढूंढा उसके बारे में बात करूंगा जब एक पॉइंट आएगा कि किसी इसी वजह से हमारे को सेंसिबल होराइजन बनाना पड़ा, अदरवाइज ये सेंसिबल होराइजन की कोई जरूरत ही नहीं थी। इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू डिफाइन द सेंसिबल होराइजन, बट देयर वाज सम स्मॉल नीड due to which we need to define sensible horizon, and that is what is the definition which is coming onto your screen. Again, ये भी imaginary है, this is complete imagination. सर ये सेंसिबल होराइजन वाला एक बार वापस से बताना सर प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा था जितेंद्र कि ये जो सेंसिबल होराइजन है, मैं अभी स्क्रीन पे लिखवा तो रहा हूँ, दिखा तो रहा हूँ, बट अल्टीमेटली देयर आर टू होराइजन, विजिबल एंड रैशनल। ऐसा मान ले कि हम जब ब्रिज पे खड़े हुए हैं तो हमने अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पे देखेंगे तो एक दायरे तक हमारे को दिखाई देगा, पर अगर मैं हवा में देखूंगा, हवा में जहां तक मैं देख रहा हूं वहां तक, जहां तक मैं देख पा रहा हूं हवा में बिल्कुल आंख के लेवल के ऊपर, उसको हमने सेंसिबल होराइजन कह दिया। हवा में, धरती पर नहीं। ओके सर, सी लेवल से थोड़ा सा ऊपर। सी लेवल से ऊपर, बिल्कुल सही बात है। मतलब धरती पे नहीं देखना है हमारे को, ऊपर की तरफ, एक आई ओके साइड के लेवल के ऊपर। ओके सर जी। दोबारा ये कोई चीज है ही नहीं, बस ये मान के चलो। ऐसे देख लेते ना सर, जैसे छाता कवर करता है ना अपने को ऊपर से। नॉट छाता, नॉट छाता, छाता नहीं। मतलब इसको ऐसे मान लो कि मैं जब जहां पर खड़ा हूं बिल्कुल आंख के सामने तक, जहां तक मैं हवा में देख पा रहा हूं उसको मैंने सेंसिबल होराइजन कह दिया था, हवा में। ओके सर, थैंक यू। आगे बढ़ा रहा हूं। जो हवा वाला ग्लोब जो बनेगा, आसमान वाला जो ग्लोब बनेगा, नहीं, ग्लोब भी बनाना उसका। हाँ, मतलब ग्लोब भी बनाना उसका। उसको बस ऐसे मान लो एक सर्कल बन जाएगा बस उस लेवल पे बस। यस सर। ठीक है, लीव इट, कोई जरूरत नहीं है हमारे को, नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड। बेसिकली हमें रैशनल होराइजन समझना है, वो हम समझ चुके हैं, और विजिबल होराइजन, तो दो ही होराइजन हमें याद रखने हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात पहले कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, रैशनल होराइजन हम समझ चुके हैं। ये वो ग्रेट सर्कल है जो अर्थ के सेंटर से पास होता है, ये हमें याद रखना है। ये वो ग्रेट सर्कल है जो अर्थ के सेंटर से पास होता है, बस। कैसे, अभी दिखाता हूं डायग्राम। ओके। दो मिनट आगे बढ़ा रहा हूं, ये लिखा हुआ तुमने, फिर भी लिख लो। अब तीनों होराइजन की बात कर रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द थ्री होराइजन ऑन अ सिंगल डायग्राम। ये विजिबल होराइजन की हम बात कर चुके हैं। वी डिड टॉक अबाउट द विजिबल होराइजन। अभी जो मैंने बोला, अब दो होराइजन हो रहा है, सेंसिबल होराइजन और रैशनल होराइजन। रैशनल होराइजन हमारे सेंटर से पास करता है, विजिबल होराइजन हमारी आंखों से पास करता है, सॉरी सेंसिबल होराइजन हमारी आंखों से पास करता है, रैशनल होराइजन हमारे अर्थ के सेंटर से पास करता है। एक ये डायग्राम बना लो, ये काफी अच्छा डायग्राम है। पूरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल थ्री होराइजन एक ही डायग्राम में समझ में आ जाती है। सर फिर इसमें जेनिथ कहाँ होगा सर? बेटा, जेनिथ हमेशा आसमान में होता है, सेलेस्टियल स्फीयर में। जेनिथ कभी भी धरती पर नहीं होता है। सर ये सेंसिबल होराइजन विजिबल के कंपैरेटिवली इतना बड़ा क्यों है सर? विजिबल के कंपैरेटिवली बड़ा नहीं है। हमारी अर्थ का तो एक दायरा है, अर्थ से बाहर तो हम जा नहीं सकते अर्थ पे देखने के लिए। बट जो सेंसिबल है वो क्या है? सेंसिबल तो सर हम जितना मर्जी बड़ा बना ले, जितना दूर तक चले गए हम। हवा में बात कर रहे हैं ना हम, तो स्पेस में बात कर लो, जहां मर्जी तक पहुंच जाओ उसको, ठीक है, समझ गए सर। है ना।
सर जैसे कि ये कह रहे हैं कि रैशनल होराइजन हम ऑब्जर्वर के मतलब जो हमारा जेनिथ होता है उसे 90 डिग्री पे बनाते हैं, हाँ तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो इसमें जेनिथ भी दिखाना चाहिए ना, ऑब्जर्वर ऊपर है अच्छा तो मैं उसका समझा, जेनिथ किस कोई साइड, बात नहीं, ये अंकित वर्टिकल दिखा रहे हो या फिर बर्ड आई व्यू दिखा रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। एक काम कर, थोड़ी सी इमेजिनेशन करेगा। यस सर। एक सेलेस्टियल स्फीयर की इमेजिनेशन कर, ओके सर। ठीक है, दिमाग में बना लिया सेलेस्टियल स्फीयर। यस सर। उस सेलेस्टियल स्फीयर के सेंटर में एक छोटी सी बॉल और है जिसका नाम है अर्थ। क्या ये बात भी सही है? यस सर। जो सन का सेंटर है, सॉरी, जो अर्थ का सेंटर है वही सेलेस्टियल स्फीयर का सेंटर है। क्या ये बात भी सही है? यस सर, बिल्कुल सही है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें बेटा? नो सर। अब मुझे एक बात बता, धरती पर कहीं पर भी मेरा ऑब्जर्वर है, मान लेते हैं, उसके बिल्कुल ऊपर आसमान में जेनिथ होगा। होगा सर। अब उस जेनिथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेस्टियल स्फीयर पे एक रैशनल होराइजन बन सकता है। यस सर, बन सकता है। जो रैशनल होराइजन सेलेस्टियल स्फीयर पे बन रहा है, अर्थ उसके बीच में ना। यस सर। तो अब जो तेरी स्क्रीन पर रैशनल होराइजन आ रहा है, क्या ये वही रैशनल होराइजन नहीं है? ये ठीक है सर, विजिबल होराइजन रैशनल होराइजन का कांसेप्ट हाँ, बिल्कुल क्लियर है। तो विजिबल नहीं, जो रैशनल होराइजन तेरी स्क्रीन पर आ रहा है और जो तुझे मैं अभी इमेजिनेशन में दिखा रहा हूं, क्या वो बात समझ में आ रही है कि नहीं? सिर्फ रैशनल होराइजन यस की बात, सिंपल। तो ये वही तो है जो अभी तेरे को मैंने समझाया। सर, यानी कि रैशनल जेनिथ है। होराइजन। हाँ यस सर, क्लियर है सर ये दोनों चीजें, बट जो सेंसिबल होराइजन हम बात कर रहे हैं वो कह रहा है कि सरफेस ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर में होगा और ऑब्जर्वर की आंख में से पास होगा। हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा ना, ये हम अर्थ के ऊपर से ही तो पास कर रहे हैं इसको, ऑब्जर्वर अर्थ पे खड़ा है तो फिर ये सेलेस्टियल स्फीयर में कैसे पहुंच गया। एक और बात बताऊं, यस सर। सेंसिबल होराइजन कोई चीज ही नहीं है, भूल जाए इसको। आसान हो गई बात, मैंने शुरू में ही बताया ये बात। यस सर। बस बात खत्म, जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है हमारे को इसकी कहीं पर भी। सिंपल फंडामेंटल, लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज अबाउट इट। मैं तो शुरू में यही बता रहा था। अगर नहीं समझ में आया छोड़ दे इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड, ओके सर। है ना? दूसरी बात समझाता हूं मैं देखो एक और तरीके से। ऐसा मान ले जो रैशनल होराइजन है वो ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस है ना? यस सर। सेंसिबल होराइजन है वो उसकी छत है। यस सर। बस इतनी सी बात याद रखे, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है हमारे को। सिर्फ फंडा हमारे को जो जरूरत पड़ने वाली है वो ये है, रैशनल होराइजन और सेंसिबल होराइजन एक दूसरे के पैरेलल है। बस इतना सा हमें याद रखना है और कुछ हमें याद नहीं रखना, ठीक है? और ओके सर। दोनों ही होराइजन सेलेस्टियल स्फीयर पे है, विजिबल होराइजन सिर्फ अर्थ पे है। ये दोनों ही चीजें इमेजिनेशन है, कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं है ही नहीं। सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल चीज है, वो है विजिबल होराइजन, वो है अर्थ पे। कुछ यस। बात सुनने आती, ठीक है ना? चल आगे बढ़ा रहा हूं। Now write down the few definitions. एक ब्रेक ले लें? हेलो,
हाँ सर। एक ब्रेक ले लेते हैं 15 मिनट का, फिर आते हैं एंड देन विल कंटिन्यू। ठीक है हाँ जी सर। सर अगली क्लास भी आपकी है सर? मेरे ख्याल से मेरी एक बार चेक करना। आई थिंक इट्स माइन। आपकी है सर। बस ठीक है, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं 15 मिनट बाद। सर ऐसा कर सकते हैं सर, क्योंकि अभी 11 बजे हम लोगों को लॉग इन करना पड़ेगा सर मॉक टेस्ट के लिए। तो अगर हम कंटिन्यू कर लेते हैं हमारा, फिर बाद में 10 से 10:30 ब्रेक ले लेते हैं, अगर बाकी सब अग्री कर रहे हो तो। अच्छा, मतलब यू वांट टू कंटिन्यू नाउ एंड यू वांट टू टेक अ ब्रेक एट 11? Yes, sir. सर क्योंकि लॉग इन करना पड़ेगा ना हमें, वहाँ पे हमारा ज्यादा मिस नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आई एम ओके विद इट। बाकी सब लोग रेडी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई एम ओके विद इट। भाइयों किसी को प्रॉब्लम है कोई? ना ना, वी विल कंटिन्यू सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एब्सोल्युटली फाइन, गुड, नो प्रॉब्लम। So write down the definition, please. हाँ जी, आगे कर दो। यस सर। Yes, sir. सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड जो हम लेते हैं उस पे अगर हम इंडेक्स एरर लगा देते हैं तो जो हमारे को मिलता है उसी को ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड कहते हैं। इंडेक्स एरर इज द इंस्ट्रूमेंट एरर ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द होराइजन ग्लास एंड इंडेक्स ग्लास। जब उन दोनों के बीच में एक एंगल बन जाता है तो हमारा इंडेक्स एरर क्रीप इन हो जाता है, जो कि इंस्ट्रूमेंट का एरर होता है। ये सारे एरर्स आपको सेक्सटेंट में ब्रिज इक्विपमेंट में पढ़ाए गए होंगे या पढ़ाए जाएंगे। Sir, कर लो ना। सॉरी, Sir, हो गया ये। हो गया ये? ओके। अब ये डायग्राम में कुछ बनाता रहा हूँ बट हम इसको बाईपास करेंगे, इसको वापस आऊंगा मैं। पहले मैं कुछ डेफिनेशन लिखवा दूं फिर वापस आता हूँ इस डायग्राम पे। राइट डाउन। जो ऑब्जर्व ऑल्टीट्यूड हमारे को मिलता है उस पे जब हम हाइट ऑफ आई यानी डिप की करेक्शन लगा देते हैं उससे हमें जो ऑल्टीट्यूड मिलता है उसको हमने नाम दिया है एपरेंट ऑल्टीट्यूड का। हाँ जी, आगे कर दूं? Yes, यस sir. सर। सर 1 मिनट सर। ओके।
Yes, sir. Okay. Write down true altitude. हाँ जी, आगे कर दो। Yes, Sir. sir. ओके। दिस इज द सेक्सटेंट। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। दिस यू गाइस नोज। एक जाए तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तुम्हारे को ये सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा इन दी ब्रिज इक्विपमेंट। ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंडेक्स एरर। Yes, sir. ओके, आगे। ये हमारे काम की चीज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये लिखो। यानी कि इंडेक्स एरर जब ऑन द आर्क होगा तो हमारे को सबट्रैक्शन करनी है इंडेक्स एरर की करेक्शन, और जब भी वो ऑफ द आर्क होगा तो हमारे को ऐड करनी है इंडेक्स एरर की करेक्शन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट।
Done, sir. Okay. Write down what is dip, the definition of dip. हाँ जी, आगे कर दो। 7 minutes, sir. ओके। Yes. ओके। डिप की करेक्शन हमेशा ही सब्ट्रैक्शन होती है, सब्ट्रैक्ट की जाती है, डिडक्ट की जाती है, ऑलवेज। हाँ जी, आगे बढ़ा दूं। Yes, sir. ओके, अब थोड़ा कैमरा खोल रहा हूँ मैं और बोर्ड पे हम समझते हैं सारी चीजें थोड़ा सा डिटेल में। लेट्स अंडरस्टैंड ऑन द बोर्ड। वो जो डायग्राम था बोर्ड पे ही समझ में आया। हाँ जी, समझते हैं इसको थोड़ा सा। Let's say this is our earth and this is the celestial sphere, this is the earth। ये हमारा ऑब्जर्वर अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है ना।
This is rational horizon. इसकी आंखों से जो पास करेगा उसको कह देते हैं सेंसिबल होराइजन। और अर्थ की सरफेस से जो जा रहा है दिस इज विजिबल होराइजन। क्या ये बात सही है? यस सर। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कोई बॉडी हमारी सेलेस्टियल स्फीयर पर है। ये जो एंगल होगा कहां लिखूं? दिस एंगल, नाम देना पड़ेगा या तो क्या, ऑब्जर्वर स्टार वी, एस ओ वी इज इक्वल टू, इसको हम सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स एरर इंस्ट्रूमेंट का एरर होता है, वो अगर 0 है तो इसको हम ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। क्या ये बात सही है? Yes, sir. ठीक है, क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज, सब देख पा रहे हैं? ये कोई परेशानी तो नहीं है? Yes, sir. दिस ब्लू वाला इज कॉल्ड एज डिप, डिप करेक्शन। ठीक है। अब अगर जब डिप हमने लगा दी तो हमारे पास क्या बच गया? रेड, अब डिप लगा दी तो हमारे पास ये बच गया, माइनस कर दी ना, इस पूरे में से ये घटा दिया तो ये बच गया। दिस इज कॉल्ड, इसको क्या नाम दे, इसको एच कर रहा हूं, SOH इज इक्वल टू एपरेंट ऑल्टीट्यूड। क्या ये बात समझ में आई? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. सर ये डिप कैसे हुआ? डिप की डेफिनेशन पढ़ जो मैंने लिखवाई थी अभी। वो तो सर हाइट ऑफ ऑब्जर्वर हो गया ना पूरा। बताता हूँ, और डिप की डेफिनेशन पढ़ो। ओके सर। हाइट ऑफ आई की वजह से ही तो ये सेंसिबल होराइजन बना, उसकी हाइट ऑफ आई से पास होता हो, यस सर, उसी करेक्ट। की वजह से तो ये एंगल बना, ये वाला सेंसिबल होराइजन से नीचे वाला। ओके सर, सेंसिबल होराइजन एंड विजिबल होराइजन के बीच में जो एंगल बन रहा है। बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड डिप। ओके सर। ठीक है ना? हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ाऊं? आगे बढ़ाऊं? हाँ हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, जब कहोगे, जब रेडी हो तभी बताऊंगा, क्योंकि ये एक बार डायग्राम समझ में आ गया ना, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सो आई वांट टू स्पेंड टाइम ऑन दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड। एक बार बोर्ड पे देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, फिर मैं आपको जो डायग्राम मैंने मिस आउट किया था वही डायग्राम पे वापस लेके जाऊंगा, ताकि तुम्हारे को डिजिटली भी समझ में आएगा, 1 by 1, तो वो पक्का हो जाएगा फिर। हाँ जी, आगे बढ़ाऊं? हाँ जी, अब देखो, क्या ये सेंटर ऑफ द अर्थ है? सीली देखो, चलो,
सी मैंने यूज तो नहीं किया, नहीं। क्या ये सेंटर ऑफ द अर्थ है? क्या ये सेंटर ऑफ द सेलेस्टियल भी है? हाँ या ना? यस सर। कोई Yes, डाउट तो sir. नहीं है? ओके, अब ध्यान से देखना जो मैं कर रहा हूं। अब यहां से मैं सेंटर को जोड़ दूं तो क्या ये वाला एंगल को मैं ट्रू ऑल्टीट्यूड कह सकता हूं? कौन से वाला एंगल सर? देखो लाल से बनाया मैंने, इसलिए अलग से बनाया बिल्कुल। एवरीथिंग इज विद रेड कलर इज तो अबाउट जो बॉडी से रेशनल होराइजन, यस सर। है ना, लाल में बनाया पूरा। एवरीथिंग इन रेड इज ट्रू ऑल्टीट्यूड। सही है, कोई परेशानी? नहीं सर। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये रैशनल होराइजन और सेंसिबल होराइजन तो पैरेलल है ना? अगर ये ट्रू ऑल्टीट्यूड है एंगल, तो ये एंगल भी तो ट्रू ऑल्टीट्यूड के बराबर होगा। यस सर। यस सर। सिंपल सी बात है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब ध्यान से देखना, ये मेरा ऑब्जर्वर था, ये मेरा सेंसिबल होराइजन था, और ये मेरा स्टार था। सही है कि नहीं? कोई दिक्कत? इसको और लंबा करते हैं। ये सेंटर ऑफ द अर्थ आ गया। दिस इज ट्रू ऑल्टीट्यूड। कोई परेशानी? ध्यान से देखो, नो सर। ये ट्रू ऑल्टीट्यूड है, ये भी ट्रू ऑल्टीट्यूड है। ये क्या था? दिस वाज डिप सर। एपरेंट ऑल्टीट्यूड। क्या ये बात सही है? सही है सर। यस सही है सर। है ना? ये जो एंगल होता है, अभी बताऊंगा मैं, इसको कहते हैं पैरेलैक्स। अब ये एक्सटर्नल एंगल है और ये दोनों इंटरनल एंगल। तुम्हारे को याद है, ट्रू ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू apparent altitude plus parallax. The sum of the two internal angles are always equal to the external angle. याद आ रहा है कुछ कुछ? यस सर, सही है। तो ये हमारा निष्कर्ष है बेसिकली। अब डायग्राम बना लो, जिसको जो डाउट है मेरे से पूछो, फिर मैं इसको स्क्रीन पे भी समझाता हूँ। यही डायग्राम को जो स्क्रीन पे मैंने बाईपास किया था वो भी दिखाता हूँ सारा कुछ। सर इसमें डिप नहीं लगाई सर आपने नीचे छोटे वाले डायग्राम में? जरूरत नहीं ना, मैं डिप को मैंने गायब कर दिया क्योंकि डिप की जरूरत नहीं थी मुझे। तो बस अब ये चीज, मुझे इस डायग्राम में मुझे बस ये चीज को समझाना था तुम्हारा, और इसके अंदर में डिप आती नहीं है। डिप तो ये वाला पोर्शन है, दिस इज डिप। मुझे इसकी जरूरत नहीं थी तो मैं क्यों लगाता? मुझे अब ये समझाना था। डिप मैं पहले समझा चुका हूँ, नॉट रिक्वायर्ड। ओके सर। नॉट, दैट इज नॉट द डिप। गलत बता दिया मैंने, सॉरी। इसीलिए मैंने डिप नहीं बनाई, क्योंकि डिप की जरूरत नहीं थी और डिप समझाता तो कंफ्यूजन हो जाती। ये डिप नहीं है, गलत बनाया था मैंने। दिस इज नॉट डिप।
हाँ जी, कंफर्टेबल। अब ये चीज मैं तुम्हारे को 1 बाय 1 दोबारा से पूरी डायग्राम दिखा रहा हूं और समझ में आएगा। और अगर पहले पूरा दिखाया था तो समझ में नहीं आती। भाई मैं बता चुका हूं बच्चों से, तुम्हारी क्लास में मैंने इसको मॉडिफाई, पहले मैंने बोर्ड पे बनाया, अब उस पे दिखा। हाँ जी, प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन नाउ। अंकित, मेरा जो तेरा डाउट था पहले मैंने क्लियर कर दिया है, शायद और अब अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि अब देख, तेरे को डायग्राम पे ऑब्जर्वर भी दिख रहा है, तेरे को डायग्राम पे जेनिथ भी दिख रहा है। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना? और शायद तेरा तेरा डाउट जो पहले क्लियर हुआ हो नहीं हो, अब और क्लियर हो जाएगा। अब हो गया सर। है ना? ये हमारी बॉडी है, ये एंगल क्या है तो ये बताएगा? तो अपरेंट ऑल्टीट्यूड। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन से वाला कह रहे हो सर, जिस पे एरो लगी है? हाँ, एक ही तो सर, एक ही एंगल ये है। विजिबल होराइजन है। ऑब्जर्व्ड एल्टीट्यूड। ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड, दिस इज ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड, या फिर हम इसको सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट डायग्राम। तभी मैं कहता हूं धीरे धीरे फोकस करो, फोकस, डू नॉट लूज द फोकस। अब कॉपी पे बनाना बंद कर दो, सिर्फ स्क्रीन पे देखना। डू नॉट ड्रॉ एनीथिंग ऑन योर कॉपीज। 2 मिनट की बात है, मैक्सिमम 2 मिनट। डू नॉट ड्रॉ एनीथिंग। तो ये जो एंगल बन रहा है इसको ऑब्जर्व ऑल्टीट्यूड कह सकते हैं। नाउ दिस इज द रैशनल होराइजन। तो रैशनल होराइजन के सेंटर से हमने बॉडी को कनेक्ट कर दिया। ये जो एंगल बना इसे क्या कहेंगे? ट्रू ऑल्टीट्यूड। एब्सोल्युटली, दिस कॉल्ड ट्रू ऑल्टीट्यूड। अब हमने बनाया सेंसिबल होराइजन। नाउ दिस एंगल जो मैंने अभी बनाया है, दिस इज व्हाट, एक अंदर वाला बनाया, एक बाहर वाला बनाया। जो अंदर वाला है वो एपरेंट ऑल्टीट्यूड है, जो बाहर वाला है वो ट्रू ऑल्टीट्यूड है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? नो सर। दिस इज एंगल ऑफ डिप। सेंसिबल होराइजन और विजिबल होराइजन के बीच में जो एंगल है उसी को एंगल ऑफ डिप कहते हैं, डिप एंगल कहते हैं। ठीक है ना? सर इसमें ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड जो सबसे पहले बता रहे थे वो कौन सा है सर? मेरे को दिखने में ही नहीं आ रहा। अब मुझे पूरा बैक करना पड़ेगा, फुल बैक। नहीं, ये चलिए। सब सारी क्लियर है सर, ये जितना भी बताया हमने। मतलब वो ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड वो तो वो होता है ना कि जब मैं इंडेक्स एरर नहीं लगाता और सेक्सटेंट से जो ऑब्जर्वेशन आती है डायरेक्ट। मालिक 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 मालिक, ये रहा ऑब्जर्व ऑल्टीट्यूड, खत्म हो गया। दिस इज ऑब्जर्व ऑल्टीट्यूड। दिस ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड, क्योंकि सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड इंस्ट्रूमेंट का एरर है। That is irrespective of the physical structure on the earth or the cytosphere. सर This फिर is इसको observed. इससे मैं ये कैसे समझ पा रहा हूँ इंडेक्स एरर ऑन द आर्क ऑफ द आर्क? और ये मतलब इसमें ये तो समझना ही अगर नहीं, मैं इसमें नहीं समझना, इसमें समझना ही नहीं है। इस नहीं इंडेक्स एरर को इस डायग्राम में समझना ही नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, इंडेक्स एरर ओके इंस्ट्रूमेंट का एरर है। आई बात समझे? फिजिकल एरर नहीं है वो, इंस्ट्रूमेंट का एरर है। ओके तो क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट का एरर है, इसमें इंस्ट्रूमेंट थोड़ी दिखा रहे हैं हम तो इसको फिजिकल चीजें दिखा रहे हैं। तो वो जो है ही नहीं इसका एरर, उस पर क्या दिखाऊंगा मैं? है ना? ये वाली बात है। चलो, so this is apparent altitude, angle of dip, this is angle of parallax या parallax angle कहते हैं इसको।
एंड दिस इज द कंप्लीट डायग्राम जो हमने अभी बोर्ड पर समझा है। फिर भी अगर चाहते हो शुरू से इसको डिजिटली दिखाऊं, मैं दिखा सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम आराम से भी। क्लियर है सर। प्रैक्टिकली देखें तो एंगल ऑफ डेप्थ प्रैक्टिकली कैसे दिख जाएगा? अरे हमें प्रैक्टिकली देखना ही नहीं है, हमें प्रैक्टिकली देखना ही नहीं है। ओके सर। हमें बस ये, क्योंकि ये थ्योरी है बेटा, थ्योरी के अंदर में कोई सेंसिबल होराइजन हमने बनाया, ठीक है, जो हमारी आंखों के सामने से जा रहा है, जो हवा में हम देख रहे हैं, और उसी आंख से अगर मैं नीचे डायग्राम बनाऊं, एंगल बनाऊं, जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे समुद्र के अंदर में बनाऊं, उसके बीच का जो एंगल है उसको डिप कहते हैं, है ना? यस। बट हमारे को ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि डिप का जो एंगल है वो हमेशा माइनस होना है, और उससे हमारे को एक एपरेंट ऑल्टीट्यूड मिल जाता है, बस। ठीक है, आगे बढ़ा रहा हूं। चलो ये भी बना लो अभी, एक छोटी सी बात इसमें आएगी है तो। अब देखो ये हम ज्यादा समझ चुके हैं, अब दो चीजें और है। क्या है दो चीजें हैं? रिफ्रैक्शन करेक्शन की बात कर रहा हूं, रिफ्रैक्शन करेक्शन की, ध्यान से देखना। there is something called true ray and there is something called apparent ray। यानी कि कोई भी बॉडी आसमान में सेलेस्टियल में जहां पर भी दिखाई देती है वो वहां पर नहीं होती, वहां पे दिखती है, उससे थोड़ा सा नीचे होती है। द बॉडी where it appears to be in the celestial sphere is not there, it is always just slightly below that particular point on the celestial sphere। जहां पर भी वो ऊपर दिखाई देती है थोड़ा सा नीचे होती है। तो जो ट्रू रे होती है और जो एपरेंट रे होती है दोनों में फर्क होता है, और वो क्यों होता है ये भी समझ लेते हैं। हमारी जो धरती के पास की लेयर है, हवा की लेयर, वो थोड़ी डेंस होती है, और फिर वो डेंसिटी थोड़ी थोड़ी रिड्यूस होती चली जाती है, स्टार्ट रिड्यूसिंग। तो एक रेयरर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है। तो रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम पे कोई रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है, 11वीं में फिजिक्स में हमने पढ़ा था, तो वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। अब ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या है, पूरी चीज समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी के लिए बस ये समझ लो कि देयर समथिंग, एक ट्रू रे होती है, एक एपरेंट रे होती है। उसकी वजह से ही बॉडी जहां भी आसमान में दिखाई देती है वहां से थोड़ी सी नीचे होती है, और जो वो थोड़ी सी नीचे होती है उसी करेक्शन को लगाने को ही रिफ्रैक्शन करेक्शन लगाते हैं। और क्योंकि वो थोड़ी सी नीचे होती है इसलिए रिफ्रैक्शन करेक्शन हमेशा माइनस करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, चलो इस बारे में बात करता हूँ, मैं थोड़ी देर में करता हूँ। एक बार मैं उस पॉइंट तक पहुंच जाऊं ताकि ये बात समझ में आए आराम से। ये है डिप, क्या नाम है, शुभम शर्मा, हैव अ लुक ऑन दिस। यस सर। शायद तुमको मेरी बात समझ में आए अब ज्यादा इस डायग्राम से डिप की बात। देखो इसमें दो एंगल्स बने हुए हैं, दिखाई दे रहा है? जी सर। जो बड़ा वाला एंगल है, यानी कि बॉडी, देखो लाइट रे फ्रॉम बॉडी एक एंगल बना हुआ है, ऊपर से एक लाइट आ रही है, और एक जैसे ये apparent है। विजिबल एंगल जा रहा है। जो बड़ा वाला एंगल है पूरा वाला, उसको कहते हैं सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड या ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड। ओके सर। ओके सर। बना ले डायग्राम, अच्छा डायग्राम है।
बना लिया सर। ओके, सर बना रहे थे अभी सर, 1 मिनट के बना लिए। लो सर, बना लो। हाँ जी, चलिए डायग्राम दोबारा दिखा दो एक बारी और देखो, हैव अ लुक। यस सर। सब स्क्रीन पे देखना, सब लोग कुछ नहीं लिखना, नहीं समझ, जल्दी समझ में आया। डिप सब चीज समझा रहा हूँ इसमें, हल्का हल्का सा भी समझ में आ जाएगा। और ये ऑब्जर्वर, ये जेनिथ, वो सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये विजिबल होराइजन, रैशनल होराइजन, सेंसिबल होराइजन। ये बॉडी हमारी आसमान में कहीं पर है। ये जो एंगल बन रहा है अभी, जो दिख रहा है, ये एंगल क्या है? ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड। दिस इज डिप एंगल। जो जामनी कलर में, पर्पल कलर में आ रहा है, दिस इज डिप एंगल। ऊपर वाला जो एंगल बच गया वो है एपरेंट ऑल्टीट्यूड, और जो रेड वाला भी आ रहा है, ये दिस इज कॉल्ड ट्रू ऑल्टीट्यूड। दिस इज ऑल्सो ट्रू ऑल्टीट्यूड, इसको पैरेलैक्स कहते हैं। एंड देन एपरेंट ऑल्टीट्यूड प्लस पैरेलैक्स इज इक्वल टू ट्रू ऑल्टीट्यूड। ठीक है जी, ओके ला। यस सर। 1 मिनट से फोटो। आगे फोटो खींचनी, फोटो खींचनी। हाँ जी, आगे कर रहा हूँ। ये टेबल हम देख चुके हैं, कहां से मिलेगी डिप की करेक्शन? हम एल्मनाक में देख चुके हैं हाइट ऑफ आई यानी डिप की करेक्शन कहां से निकालनी है। एल्मनाक के पहले पेज में भी दी हुई है, लास्ट वाले पेज पर भी, जहां पर मून की करेक्शन है वहां भी दी हुई है। ठीक है, दे आर नॉर्मली इन मीटर्स, क्योंकि हम आज की डेट में जहाज पे सब कुछ मीट्रिक में कैलकुलेट करते हैं, तो मीटर के हिसाब से दी हुई है। प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब सिखाऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा। ठीक है, ये हम देख चुके हैं फ्रंट टेबल, कौन सा टेबल किसको बिलोंग करता है, थोड़ा सा हमने आइडिया ले लिया है। और भी इसमें चीजें हैं, विल सी जब हम प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है सर इसमें आप कह रहे हो ऑन द आर्क ऑफ द आर्क, वो कैसे पता चलेगा सर? बेटा, वो क्वेश्चन में दिया होगा। सर वो तो दिया होगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं डिप करेक्शन कैसे निकालूंगा? इसमें जैसे मीटर में दो तरीके से दे रखी है, 2.4, 2.6, मान लेते 2.8। हो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी हाइट ऑफ आई, जब तुम सेक्शन से रीडिंग लोगे, 30 मीटर है, तो 30 मीटर पे जो डिप की करेक्शन है वो टेबल से निकाल लेंगे 30 मीटर पे जाके। आ रही बात सुन में? और रही सर बात 30 एग्जैक्टली कैसे, 30 सुन मेरी मीटर बात, पे। एग्जैक्टली यस सर। एग्जैक्टली कैसे करेंगे, जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब इस बारे में बात करूँ। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अभी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल चीजें प्रैक्टिकल में करेंगे, वरना दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? यस सर। ठीक है, एक फॉर्मूला भी होता है डिप का, 1.758 अंडर रूट एच, वो भी आप यूज कर सकते हो।
Now let's talk about the refraction. आगे बढ़ा दूं? Sir, 1 minute, sir. ओके Yes, sir. ओके हो गया सर। ओके
हाँ जी, आगे बढ़ा दूं? सर 1 minute सर. ओके। Yes sir. ओके, नाउ हैव अ लुक ऑन द डायग्राम। अब सब लोग सब स्क्रीन पे देखेंगे। हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन ओनली। ये हमारी अर्थ है। अर्थ के ऊपर हमारा एक ऑब्जर्वर है ओ, ठीक है ना। और ये कोई बॉडी है आसमान में जहां पर हमें दिखाई दे रही है, वेयर वी आर एबल टू सी दिस बॉडी, कि ये बॉडी यहाँ पर है, ऐसा हमें दिख रहा है आसमान में। रियलिटी ये नहीं है। अब हमारी ये बहुत सारी लेयर्स बन गई अर्थ की सरफेस के ऊपर हवा में, लॉट ऑफ लेयर्स विद डिफरेंट डेंसिटी। जो अर्थ के नजदीक है वो ज्यादा डेंस है, जितना ऊपर जा रहे हैं उतनी डेंसिटी कम हो रही है। अब जो रे ऑफ लाइट चली बॉडी से वो ऐसे हल्की हल्की टेढ़ी होते होते बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल ऑब्जर्वर तक ऐसे पहुंची। अब जो लास्ट रे है, लास्ट वाला जो बेंडिंग है, उसको अगर मैं सीधा करूं तो देखो इसके ऊपर बॉडी बनेगी। सॉरी, ये जो रे थी, ये वाली रे जो लास्ट रे है, इस लास्ट रे को अगर मैं बिल्कुल लंबाई कर दूं सीधा, तो क्या ये एंगल नहीं बनेगा कि यहां से बॉडी आ रही है हमारी, ऐसा हमें लगेगा। इट सीम्स टू अस दैट द बॉडी इज slightly above than where actually it is in the celestial sphere because of these rays. So this will be the apparent position, जैसा हमें दिखाई देता है उसको apparent कहते हैं, और जो actual position होगी वो थोड़ी सी नीचे होगी। तो यही जो करेक्शन है apparent position और actual position के बीच में, उसी को हम रिफ्रैक्शन करेक्शन कहते हैं। ये वाला एंगल, the angle between the actual position and the apparent position, that correction is called as refraction correction. डायग्राम बना लो जिसको बनाना है। और यहाँ पे फिर मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो सेमी डायमीटर, लंबा टॉपिक है, थोड़ा उसमें टाइम लगता है समझाने में, बताने में, डायग्राम बनाने में। सो आई विल स्टार्ट दैट टुमारो। ठीक है जी, आप लोगों की 11 बजे की लॉगिन भी है, कुछ कह रहे थे, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, ऑल वेल। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, यहाँ पे क्लास खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चल, कोई क्वेश्चन किसी का? एनीथिंग एनीबॉडी वांट्स टू आस्क? सारे भाग गया क्या पहले ही? अच्छा, लग तो ऐसी बात नहीं सर। बाय बाय। No sir. मुझे लगा पहले ही भाग गए सारे। चलो, यहीं पे है सर। tomorrow
कोई बात नहीं, कल बात करते हैं, कल यहाँ शुरू करूंगा सेमी डायमीटर से, ठीक है।